सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है और हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन लॉज को। तो डिमॉर्गन लॉज को हमने डिफाइन कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड डिमॉर्गन लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। हम बारी बारी दोनों को वेरीफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेट्स को डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के तौर पे गिवन है, तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये सेट हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये गिवन नहीं है कि कितने नेचुरल नंबर इस सेट में हमने रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ए सेट है वो है एम्प्टी सेट, सो हम ए सेट को यहाँ पे एम्प्टी ले लेंगे। और जो बी सेट है वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आप जानते होंगे कि ऐसे नंबर्स हैं जिन पे दो टेबल जाएंगे, एक 1 का टेबल जाता होगा और एक उस नंबर का अपना टेबल जाता होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम प्राइम नंबर्स लिखना शुरू करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर याद आपने रखना है कि 2 है, क्योंकि 2 पे 2 डिवाइजर जाते हैं। 2 पे एक तो 1 का टेबल जाता है और एक 2 का अपना टेबल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है। 3 पे भी 2 डिवाइजर हैं, एक 1 का टेबल 3 पे जाता है और एक 3 का अपना टेबल जाता है। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 4 पे 1 का टेबल भी जाता है, 2 का टेबल भी जाता है और 4 का अपना टेबल भी जाता है। सो 4 को हम नहीं लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, अप टू सो ऑन। तो ये 3 सेट्स हमने डिफाइन कर लिए। सबसे पहले हम डिमॉर्गन का अगर फर्स्ट लॉ देखें तो फर्स्ट लॉ के अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन बी। दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, जब आंसर आ जाएगा फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सेट ए की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का हमने यूनियन लेना है सेट बी के साथ, जिसके पास सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। सो 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। यूनियन से मुराद क्या होता है कि आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना होता है। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास अगेन 2 3 5 7 अप टू सो ऑन यानी कि प्राइम नंबर्स ही आएंगे। आपने इस तरह से ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या होगा कि आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है वो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मींस हमने ए यूनियन बी को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, सारे नेचुरल नंबर्स हैं। सो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट की रिप्लेसमेंट में लिखा ए यूनियन बी का आंसर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं एज 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब हमने सेट्स की सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप सेम एलिमेंट्स को क्रॉस आउट करते जाएं। तो यहाँ से हमारे पास 2 सेम एलिमेंट के तौर पे आ रहा है, 3 सेम एलिमेंट के तौर पे आ रहा है। इसी सेट में आगे 5 आएगा जो इस 5 से क्रॉस होगा। इसी सेट में 7 आएगा जो 7 से क्रॉस होगा, अप टू सो ऑन। इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे पहले सेट के पास क्या बचा। हमारे पहले सेट के पास 1 बचा है जो कि एक नॉन प्राइम नंबर था। उसके बाद 4 बच गया, ये भी एक नॉन प्राइम नंबर था। इसके बाद यहाँ 5 कैंसिल हो गया था तो 6 बचा होगा, 7 कैंसिल हुआ तो 8 बचा होगा, 9 भी बचा होगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं था तो वो कैंसिल आउट होने से बच गया होगा, 10 भी बच गया होगा, 11 कैंसिल आउट हो गया होगा क्योंकि 11 प्राइम नंबर्स में आता है, और हमारे पास 12 बचा होगा अप टू सो ऑन। इस तरह से ये नंबर्स हमारे पास बच गए। ये हमारे पास आ रहा है रिजल्ट नंबर 1। हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, यानी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन वैल्यूज इसके अंदर मौजूद थी। इसमें से आप माइनस करेंगे ए सेट जो कि एक एम्प्टी सेट था। सब्ट्रैक्शन के लिए हम सेम एलिमेंट्स को क्रॉस आउट करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी क्रॉस आउट नहीं होगा। तो आपका जो पहला सेट है वो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 1 2 3 अप टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करके देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आप फॉर्मूला डिफाइन कर लें, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट माइनस बी करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ यूनिवर्सल सेट लिखना चाहिए जो कि आपके पास मौजूद है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन की सूरत में। इसमें से आप माइनस करेंगे सेट बी जिसकी वैल्यूज थी हमारे पास प्राइम नंबर्स की सूरत में 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में क्या होगा कि सेम एलिमेंट्स को क्रॉस आउट करेंगे, तो आपके जो सेम एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से क्रॉस आउट होते जाएंगे।
इसी सेट में आगे चल के 5 आएगा, वो 5 से क्रॉस आउट होगा। इसी सेट में आगे चल के 7 आएगा, वो 7 से क्रॉस आउट होगा। तो आपके पहले सेट के पास क्या बचेगा? एक 1 बचा होगा, 2 3 क्रॉस आउट हो चुका है, 4 बचा, 5 क्रॉस आउट हुआ तो 6 बचा, 7 क्रॉस आउट हुआ तो 8 बचा होगा, अप टू सो ऑन। इस तरह के एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। फाइनली हमने क्या करना है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के पास क्या कुछ आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट के पास आ रहा है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसका इंटरसेक्शन आपने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं 1 4 6 8 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपने सेम एलिमेंट्स को नोट डाउन करना है। तो सेम एलिमेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास 1 दोनों सेट्स में मौजूद है, 4 दोनों सेट्स में मौजूद है। इसी सेट में आगे चलते चलते 6 आएगा, वो इस 6 के साथ कॉमन हो जाएगा। इसी सेट में चलते चलते यहाँ पे 8 आएगा, वो 8 के साथ कॉमन हो जाएगा। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह का बनेगा 1 4 6 8 अप टू सो ऑन। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट नंबर 2। और अब अगर आप लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करके देखें तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आ रहा है। आप अगर इसमें 2-3 एलिमेंट्स और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को एंड करेंगे फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा पहला जो डिमॉर्गन्स लॉ था वो वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ही डिमॉर्गन के सेकंड लॉ को वेरीफाई करके देखते हैं। सेट्स हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ रहा है। तो सेट्स हमने जैसा कि डिफाइन कर लिए थे। हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्योंकि गिवन था यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के तौर पे, तो उसको हमने डिफाइन किया था 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेट ए हमारे पास एम्प्टी सेट था और सेट बी हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स था। प्राइम नंबर वो नंबर थे जिन पे दो ही टेबल जाएंगे, एक 1 का और एक उस नंबर का अपना। सो 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। इस तरह के हमारे पास नंबर थे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के अंदर। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करके देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपको ए का सेट लिखना पड़ेगा, दैट इज एन एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन इसकी लेंगे सेट बी के साथ। तो सेट बी की वैल्यूज आ रही हैं 2, 2 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद आ रहा है 5, 5 के बाद आ रहा है 7 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो आंसर एम्प्टी ही रहेगा। और नेक्स्ट अब आप लोग फाइंड कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से वो वैल्यू माइनस कर दी जाए जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का लेना है, तो मैं यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के आंसर्स को माइनस करूंगी। यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज लिख लें। आपके पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज होती हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन फॉर दिस क्वेश्चन। और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपने जैसे फाइंड आउट किया कि एम्प्टी सेट था। सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेट्स में हम क्या करते हैं कि सेम एलिमेंट्स को क्रॉस आउट करते हैं। यहाँ पे क्योंकि कोई सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो आपके पास पहला सेट एज इट इज बाकी बचेगा। सो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसको आप कह सकते हैं रिजल्ट नंबर 1। अब हम जा सकते हैं रिजल्ट नंबर 2 पे। रिजल्ट नंबर 2 पे जाएं तो ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला डिफाइन कर लें। यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस कर दें जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो मैंने यू में से ए को लेस कर दिया। यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज लिख लें 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसमें से आप माइनस कर दें ए सेट जो कि एक एम्प्टी सेट था। सेट की सब्ट्रैक्शन में हम सेम एलिमेंट्स को क्रॉस आउट करते थे, कुछ भी क्रॉस आउट यहाँ पे नहीं हो रहा। सो आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला आप डिफाइन कर लें यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब हमने यूनिवर्सल सेट में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज थी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसमें से आप माइनस कर दें सेट बी। सेट बी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स था जो कि था 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट्स को आपने क्रॉस आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम सेम एलिमेंट्स देख लें तो 2 यहाँ पे सेम एलिमेंट के तौर पर क्रॉस आउट होगा,
3 सेम एलिमेंट के तौर पर क्रॉस आउट होगा। इसी तरह इस सेट में चलते चलते 5 आएगा, वो 5 से क्रॉस आउट होगा, 7 7 से क्रॉस आउट होगा। तो पहले सेट के पास क्या कुछ बचेगा? पहले सेट के पास एक 1 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, 5 के बाद 6 क्रॉस आउट होने से बचा, 7 क्रॉस आउट हुआ तो 8 बचा, 9 भी क्रॉस आउट होने से बच गया होगा क्योंकि 9 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं था, अप टू सो ऑन। ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ चुका है। अब नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट आपने राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो नाउ वी आर फाइंडिंग ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दें जो कि हमारे पास आ रही हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसका यूनियन लेना है सेट बी के साथ जिसकी वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे? यूनियन लेंगे। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दें। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करूं तो 1 भी आएगा। जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको आपने 1 टाइम ही लिखना है। सो 1 2 3 4 5 तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसको कह देंगे आप रिजल्ट नंबर 2। सो अब अगर आप लोग रिजल्ट नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो आपके दोनों रिजल्ट इक्वल आ चुके हैं। सो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे, सो फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है। सो हमने ये सेकेंड लॉ भी वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट हम करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यूज वेन डायग्राम्स एंड वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट। फर्स्ट पार्ट में गिवन है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ। ये जो आई डबल एफ में इफ लिखा हुआ है हमारे पास, ये इफ एंड ओनली इसको शो कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रूव करना है जहां जिस क्वेश्चन में हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ जाती है उसका मतलब है कि पहले आपने फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करना है यूजिंग सेकंड कंडीशन और फिर सेकंड कंडीशन को प्रूव करना है यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। तो पहले हम सबसे जो सेकंड नंबर पे हमें कंडीशन दी हुई है वो हम लेट कर लेते हैं और इस एजम्पशन के थ्रू हम अपनी पहली जो स्टेटमेंट गिवन है उसको प्रूव करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए और बी की इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट है। मींस ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। ए के पास बिल्कुल अलग एलिमेंट्स हैं, बी के पास बिल्कुल अलग एलिमेंट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब हम इनकी वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करके देखें तो वेन डायग्राम में क्या होगा कि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। और जनरली हम सेट्स को ओवरलैपिंग लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हम चेक कर चुके हैं कि ए और बी ओवरलैप नहीं कर रहे बल्कि वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ए का सर्कल आपने बिल्कुल अलग ड्रॉ करना है, बी का सर्कल आपने बिल्कुल अलग ड्रॉ करना है। ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। सो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिए, यूनिवर्सल सेट का नाम दे दिया। अब क्वेश्चन के अंदर हमने प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट की बना लें। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप कोई सा भी पैटर्न रख सकते हैं। मैं वर्टिकल लाइंस रख रही हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब था कि बी के अलावा जो जो पोर्शन शेडिंग में आ रहा है आप हर जगह पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बी वाले सर्कल को छोड़ के बाकी हर जगह वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होती जाएंगी, सिर्फ आपने बी का सर्कल छोड़ देना है। सो ये पोर्शन कुछ इस तरह से शेड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था कि ए का इंटरसेक्शन ले लें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए का इंटरसेक्शन ले लें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब ए और बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में सिमिलैरिटी देखें। तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में क्या सिमिलैरिटी है कि ए का सेट सारे का सारा ये है और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये ग्रीन लाइंस में है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉमन रीजन जो देखेंगे उसको मैं शो कर दूंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। तो अब आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ शेड कर सकते हैं। इसका मतलब है ये वो पोर्शन है जो आपके ए सेट और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास शेडिंग कंप्लीट हो गई और क्लियरली हम डायग्राम में से देख सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया वो एक्चुअली ए सेट ही है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमने शो कर दिया है कि ए
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअली ए सेट को ही शो कर रहा है। अब हम चेक करेंगे ऑन द अदर हैंड, फर्स्ट टाइम हमने शो किया था ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को ए के इक्वल, लेकिन हमने कंडीशन लेट की हुई थी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब हमने ये वाली जो कंडीशन है ये लेट नहीं करनी, अब आपने फर्स्ट वाली कंडीशन लेट करनी है और सेकंड वाली कंडीशन को प्रूव करके दिखाना है या शो करके दिखाना है। तो हम लेट कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। अब आपने लेट कर लिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए के। तो डायग्राम में जाके देखते हैं। डायग्राम में अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ शो करना है कि सेट ए इंटरसेक्शन बी जो है अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो एम्प्टी सेट आता है, यानी सेट्स को मैंने डिसजॉइंट प्रूफ करना है। तो अभी डायग्राम में मैं सेट को डिसजॉइंट नहीं ले रही, ताकि मैं आपको शो करके दिखाऊं कि ये रिलेशन कैसे रॉन्ग होगा। तो मैं सेट्स को थोड़ी देर के लिए ओवरलैपिंग ले रही हूँ। यहाँ पे आपने सेट ए ले लिया, यहाँ पे सेट बी ले लिया, ये यूनिवर्सल सेट है। अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट को अगर शेड करें तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप कोई सा भी पैटर्न रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइंस रखी हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब था कि बी वाले सर्कल के अलावा जो पार्ट आ रहा है उसके अंदर आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लें। तो बी सर्कल के अलावा मैं हर जगह पे वर्टिकल लाइंस यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मेरे पास कुछ ये सिचुएशन बनेगी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था कि ए का इंटरसेक्शन आप लें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ले लूं बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी ए और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पोर्शन देखूं, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पोर्शन ये आ रहा है मेरे पास, सिर्फ इतना सा। क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट में तो सारी पिंक लाइंस आ रही हैं, जबकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब था कि ए के साथ क्या चीज ओवरलैप कर रही है। तो इन पिंक लाइंस और ए वाले सर्कल में यही कॉमन पोर्शन है, तो इसको मैंने शो कर दिया है हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर तो आ चुका है, लेकिन वो कंप्लीट सेट ए के इक्वल तो नहीं आया। इसका मतलब है कि हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, हेंस इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, अगर मैंने ए और बी को ओवरलैपिंग लिया तो फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर इक्वल नहीं आया सेट ए के, क्योंकि सेट ए के अकॉर्डिंग तो पूरा ए का सर्कल शेड होना चाहिए था, जबकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग सिर्फ वो ए का पार्ट शेड हुआ है जो कि बी के आउटसाइड था। तो इसका मतलब है कि जो हमने स्टार्ट में ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स लिए थे उनको मुझे ओवरलैपिंग नहीं लेना चाहिए था। सो ए एंड बी आर नॉट ओवरलैपिंग, और अगर ये ओवरलैपिंग नहीं है तो फिर क्या होंगे, ये डिसजॉइंट होंगे। अगर मैं इनको डिसजॉइंट लेके डायग्राम बनाऊंगी तो फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल ए के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, और अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो फिर शो हो गया कि आपका जो ए और बी का इंटरसेक्शन था वो एम्प्टी है। तो आपने राइट हैंड साइड में क्या किया, राइट हैंड साइड में आपने स्टार्टिंग वाली कंडीशन लेट की और सेकंड वाली कंडीशन को वेरीफाई किया, जबकि आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया था, आपने सेकंड वाली कंडीशन को लेट करके फर्स्ट वाली कंडीशन को वेरीफाई किया था। नेक्स्ट हम करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। इसमें हमने प्रूफ करना है वेन डायग्राम के थ्रू ए माइनस बी होल यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग से डायग्राम बनेगी, राइट हैंड साइड के लिए अलग से डायग्राम बनेगी। सबसे पहले रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लें और उनको यूनिवर्सल सेट का नाम दे दें। अब हमारे पास यहाँ ए और बी सेट के लिए कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं या डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि जनरली हम ओवरलैपिंग सेट्स लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट्स ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो यही वाला प्रूफ आप डिसजॉइंट सेट्स के साथ भी कर सकते हैं, या सब सेट्स का जो रिलेशन है उसको यूज करते हुए भी कर सकते हैं। तो पहले सेट का नाम मैंने ए रख दिया, सेकंड सेट का नाम मैंने बी रख दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। तो सबसे पहले जो हमारे पास की बनेगी वो होगी ए माइनस बी की। ए माइनस बी का मतलब है कि या आप सेट ए में से बी वाला सेट माइनस कर दें। ए माइनस बी को मैं वर्टिकल लाइन से शो कर रही हूँ। अगर ए सर्कल में से मैं बी वाला सर्कल माइनस कर दूं तो ए सर्कल के पास क्या बचेगा, पहले सेट के पास इतना सा पोर्शन बचेगा।
ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट की बनानी है वो होनी चाहिए A माइनस बी यूनियन बी, A माइनस बी, इसका आप होल यूनियन लेंगे सेट बी के साथ। इसके लिए भी आप कोई सा भी पैटर्न डिसाइड कर लें। मैं वर्टिकल लाइंस यूज कर चुकी हूँ इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइंस रख रही हूँ। यूनियन का मतलब है कि अब आपने प्रीवियस वाले आंसर को और सेट बी वाले आंसर को कंबाइंड करके शेडिंग करके दिखाना है। तो प्रीवियस आंसर और बी वाला आंसर अगर मैं इनको इकट्ठा कर भी दूं तो मेरे पास यहाँ पे बी का आंसर ही शेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं बी के आंसर में हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रही हूँ। मुझे ए माइनस बी के आंसर में वर्टिकल लाइंस रखनी है तो मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस कर रही हूँ। अब यूनियन के लिए मैंने आपसे कहा था कि कोई एक तरह का पैटर्न भी जहां पे आपको नजर आता है वो सारे का सारा यूनियन का आंसर होता है। तो चाहे हमें वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं, चाहे हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही हैं, ये सारे का सारा आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आ चुका है। राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड में हमें जस्ट शो करना है ए यूनियन बी। तो वन स्टेप में ही काम हो जाएगा। ए यूनियन बी को आप किसी भी पैटर्न से शो कर दें। मैं यहाँ पे पैटर्न रख रही हूँ वर्टिकल लाइंस का। अगेन सर्कल्स आपने क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ओवरलैपिंग लिए थे तो मुझे राइट में भी ओवरलैपिंग लेने पड़ेंगे। सर्कल्स मैंने ले लिए हैं ओवरलैपिंग। और ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी दोनों का जितना पोर्शन आ रहा है, जितना ए और बी में पोर्शन आ रहा है, आप तमाम के तमाम पोर्शन को शेड करें। तो मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे तमाम ए और बी के पोर्शन में। तो अब अगर आप कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ चुकी है। नेक्स्ट हम करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में हमें वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करना है कि a माइनस बी होल इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट की शेडिंग करते हैं, मींस a माइनस बी को शेड करके देखते हैं। a माइनस बी के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ वर्टिकल लाइंस। a माइनस बी का मतलब है कि आपने सेट a में से b का पोर्शन माइनस कर देना है। तो सेट a में से अगर मैं b का पोर्शन माइनस कर दूं तो मेरे पास ये सारा पोर्शन बचेगा यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सेट बी। तो सेट बी का आप अलग से की बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सेट बी के लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस रखूंगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे, तो अब मुझे बी के पूरे सर्कल में हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है। बी के पूरे सर्कल में हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं। और अब फाइनली हमने क्या करना था कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी शो करना था। तो ए माइनस बी होल इंटरसेक्शन बी के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर बीच में इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आ जाए तो आपके पास वो वाला पोर्शन फाइनल आंसर होता है जहां दोनों तरह के पैटर्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा पैटर्न पोर्शन नहीं है जहां दोनों तरह के पैटर्न्स आ रहे हैं, तो मैं इसको एम्प्टी यहाँ पे रहने दूंगी। तो इसका मतलब है कि मेरा ए माइनस बी होल इंटरसेक्शन बी का आंसर एम्प्टी सेट आ चुका है, जो कि प्रूफ हो चुका है, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। नेक्स्ट हम करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में प्रूफ करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। मैंने सेट्स ओवरलैपिंग ले लिए हैं। आप चाहें तो डिसजॉइंट सेट्स ले सकते हैं या सेट विद इन सेट भी ले सकते हैं, मतलब सबसेट्स का रिलेशन भी आप ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल काम आपने ए यूनियन बी का करना है, तो उसके लिए आप कोई भी पैटर्न रख लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्टिकल लाइंस रखनी है, तो ए और बी दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स दिखाने हैं। तो जहां जहां ए सेट इन्वॉल्व है, जहां जहां बी सेट इन्वॉल्व है, वो सारे का सारा आपका शेड हो जाएगा वर्टिकल लाइन से। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ मैंने सर्कल किया हुआ है। इस पोर्शन को मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो इस पोर्शन को ड्रॉ करने के लिए, यानी ब्रैकेट को ड्रॉ करने के लिए, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। और ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आप कोई सा भी पैटर्न डिसाइड कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने रखी हैं वर्टिकल लाइंस। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए के अलावा जो कुछ पोर्शन आ रहा है आप उन तमाम पोर्शन को शेड करें। तो हमारे पास ए सेट ये था, बी सेट ये था। ए सेट के अलावा मैंने हर जगह शेडिंग करनी है। तो ए सेट को सेफ रखते हुए आपने हर जगह शेडिंग इस तरह से कर दी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए आप क्या करेंगे कि पहले बी सेट को शो करेंगे।
तो पहले मैं यहाँ पे आपको बी सेट की शेडिंग करके दिखा देती हूँ। बी सेट की शेडिंग के लिए आप कोई सा भी पैटर्न रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रख रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो पहले बी सेट के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइंस बी सेट के अंदर लगा के दिखा दें। अब फाइनली हम इंटरसेक्शन शो कर सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ऐसा पैटर्न जहां दोनों तरह के, ऐसा पोर्शन जहां दोनों तरह के पैटर्न प्रेजेंट हैं, चाहे वो वर्टिकल लाइंस हैं चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो आपके पास ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से ए वाला पार्ट माइनस हो रहा है, बी सेट का वो वाला पोर्शन जिसमें से ए माइनस हुआ है, सिर्फ ये वाला वो ऐसा पोर्शन है जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा पहली ब्रैकेट के अंदर का जो पोर्शन था वो हमने शेड कर लिया था, और उस शेडिंग को मैंने आपसे कहा था कि ऐसा रीजन जहां दोनों तरह के पैटर्न प्रेजेंट हैं वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर है। तो वही वाला सारा पोर्शन मैं यहाँ पे अपने पास नोट डाउन कर रही हूँ। एक और डायग्राम के अंदर मेरे पास जो फाइनल शेडिंग आ रही थी वो ये वाला पोर्शन था जहाँ पे वर्टिकल लाइंस भी आ रही थी और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही थी। अब मैंने इस आंसर को फर्दर यूनियन लेना है ए के साथ, तो मुझे पहले ए का पोर्शन दिखाना पड़ेगा। तो ए के लिए आप शेडिंग कर लें किसी भी पैटर्न से, चाहे वर्टिकल लाइन ले लें चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें। ए के लिए मैं ले रही हूँ स्लांटेड लाइन। अब ए के पोर्शन में मैं स्लांटेड लाइंस लगा रही हूँ, और फाइनली अब हम शो करेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन के लिए मैंने आपसे कहा था कोई अलग की आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जहां कोई एक भी पैटर्न प्रेजेंट है वो सारा यूनियन का आंसर होता है। तो चाहे स्लांटेड लाइंस आ रही हैं, वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, या ये कंबाइंड पैटर्न आ रहा है, ये सारे का सारा हमारा टोटल आंसर है। तो अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास यही टोटल पोर्शन था जो शेड हुआ था, और राइट हैंड साइड में भी हमारी शेडिंग यहीं पे हो रही है। इसका मतलब है आपका ये पार्ट वेरीफाई हो चुका है।